पता नहीं क्या कहूँ, मन बड़ा खिन्न हो गया है। भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि यह जल्दी ठीक हो जाए, मगर मन तो मम्मी पर ही लगा हुआ है। जरूर ध्यान से चलती नहीं होंगी, तभी तो गिर गई सीढ़ियों से बेचारी मेरी माँ। माँ की हालत को याद करते ही आंसू निकलने लगे। कितनी बार तो कहा था कि आ जाओ मेरे पास, मगर माँ भी कम जिद्दी नहीं है। और ये ज़माना बदल गया है, अब माता पिता भी अपने दामाद के साथ रह सकते हैं। ऊपर से आपको तो हीरा जैसा दामाद मिला है। अचानक ही फ़ोन घनघनाया। माँ का फ़ोन था। हेलो माँ, प्रणाम। लेकिन माँ के आशीर्वाद में ही उनका सारा दर्द छलक गया। क्या हुआ? मैं चिंतित हो गई। गिर गई, कमर में दर्द हो रहा है क्या? लेकिन तुमसे कल कहा था ना कि रेस्ट करो, बिना बात ज़्यादा इधर उधर मत चलो। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हाँ बहुत। निखिल भैया को बताया? आज निखिल के ऑफिस जाने के बाद गिरी। और जया भाभी को? माँ फिर चुप हो गई। बेटी भी चुप हो गई। कुछ बातों के जवाब चुप्पी में ज़्यादा पारदर्शी व मुखर हो जाते हैं। अच्छा तुम सीधी लेटी रहो, मैं कुछ करती हूँ, कहकर मीता ने फ़ोन रख दिया। पल भर बाद उसने निखिल को ऑफिस फ़ोन किया। हेलो भैया, माँ गिर गई हैं। हाँ मुझे मालूम है। नहीं, आज सुबह आपके ऑफिस जाने के बाद फिर गिर गई। ओफ़ो। निखिल के स्वर में चिंता के बजाय एक खिन्नता थी। अब मैं तो 7 बजे से पहले ऑफिस से नहीं निकल पाऊंगा। जया भाभी का जिक्र दोनों ही नहीं कर रहे थे। एक वह भी सदस्य थी घर की, पर उनकी उपयोगिता परिवार के लिए कितनी हो यह वे खुद तय करती थी। मैं भी नहीं निकल पाऊंगी भैया, इनकी हालत आप जानते ही हो। निखिल भी इस बात को जानता था। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, एक्सरे करवाना पड़ेगा, कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। मोबाइल बंद कर मीता बैठी ही रह गई। मन गुस्से और क्षोभ से भर रहा था। कौन कहता है माँ को कि जबरदस्ती इधर उधर चलती रहें। घर में सारी सुविधाएं हैं, काम करने वाली हैं। जया भाभी की तटस्थता को छोड़ दें तो किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन कमी तो है। पापा को गए अभी 2 साल ही हुए हैं। पति के जाने के बाद तन मन दिल दिमाग वो अपने कमरे में शून्यता का पसर जाना उन्हें कमज़ोर कर रहा था। बिस्तर पर बगल में बैठे या लेटे पति की बूढ़ी व रुग्ण काया भी उन्हें सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। घर में उनके अधिकारों के प्रति आश्वस्त करती थी। बेटे बहू उनके साथ रह रहे हैं, वे बेटे बहू के साथ नहीं। खामोशी से यह जतला देती थी। खाना तो तब भी बाई ही बनाती थी, काम तब भी नौकर चाकर ही करते थे, लेकिन अंदर से लेकर बाहर तक फैला उनका एक छत्र अधिकार उन्हें कई बातों से बचाता था। पति के जाते ही घर का भूगोल बदल गया, वह साथ ही सोल भी, और उस सोल में समाहित उनका व्यक्तित्व भी। बहू, नमक और गरम मसाले के डब्बे कहाँ है? पापा के जाने के बाद उस दिन वह किचन में कुछ बना रही थी। निगाह उठाकर देखा तो किचन का पूरा नक्शा ही बदल गया था। इधर रखे हैं, बहू डिब्बे दिखाती हुई बोली। उसने माँ के चेहरे की तरफ देखा। कई परतों की सिवन हल्की सी उधड़ गई थी। ऐसा नहीं है कि इस परिवर्तन से कोई गिला है उसे या माँ को, पर यह घर पहले भी तो जया भाभी का था। कईयों बार यह जताने का बताने का प्रयत्न सबकी तरफ से किया गया, पर उन्होंने इसे कभी अपना समझा ही नहीं। ऑफिस से आकर अपनी चाय बनाई और अपने कमरे में बंद हो गई। कई बार माँ पापा और जया भाभी की चाय एक साथ गैस के अलग अलग चूल्हों पर बनती थी। मेड खाना बनाती तो घर के 3 सदस्यों का। जया भाभी अपना पका खाना खाकर 8 बजे ही ऊपर अपने कमरे में समा जाती। कैसे कोई इंसान सबके बीच रहकर इतना अलग थलग रह सकता है? जया भाभी की बातें सुनकर उसे आश्चर्य होता। कैसे वे घर की किसी भी समस्या से इतनी अलग रह पाती हैं? वह अक्सर यह सवाल खुद से पूछती, लेकिन जवाब न मिलता। जया भाभी को अपनी नौकरी, अपने बच्चों व अपने मायके से मतलब था।
बहू तुम्हारी है माँ, उससे खुशी मिले या गम तुम्हें सहना है। फिर तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी है। जो सब तुम अपनी बहू के लिए बोलोगी वह सास होने के नाते ब्रह्म वाक्य बन जाएंगे। मैं जानती हूँ अच्छा नहीं बोला जाएगा, पर बुरा बोलकर अपना तमाशा मत बनाना कभी भी। माँ ने उसकी बात गांठ बांध ली। तेरे पापा के जाने के बाद 13वीं तक कितनी मीठी बात करती रही सबके सामने। चाय पीते हुए उस दिन माँ के मन की किसी परत की सिवन फिर उधड़ गई थी। तुम ध्यान मत दिया करो माँ, भाभी तो पहले भी ऐसी ही थी। घर तुम्हारा है, बेटा तुम्हारा ध्यान रखता है। मैं भी आती रहती हूँ। रुपए पैसे का इंतज़ाम पापा तुम्हारे लिए काफ़ी कर गए हैं, इसलिए एक कमी के बजाय 4 खूबियों में मन लगाया करो। बेटी ने उधड़ी परत की फिर मरम्मत कर दी। पर पापा के जाने के बाद 13वीं तक के दृश्य उसके सामने भी साकार हो उठे। जया भाभी की तटस्थता ने उसका दिल भी न जाने कितनी बार तोड़ा था। निखिल भैया के सामने या सार्वजनिक रूप से उनका व्यवहार बदल जाता, लेकिन अकेले में किसी का तिरस्कार करने के लिए उन्हें शब्दों की भी ज़रूरत कब पड़ती थी। वह सब तो वे अपनी आंखों व तटस्थ मुख मुद्रा से ही कर देती। प्रणाम भी ऐसे लेती जैसे चाबुक मार रही हो। वह सहम सी जाती। पापा के जाने के बाद जया भाभी का माँ पर बिखरता छलकता प्यार देखकर पूरी रिश्तेदारी प्रभावित हो गई। सभी की जुबान पर बस एक ही वाक्य था, बहू हो तो ऐसी। कैसे संभाल लिया सब कुछ। वह खुद अंदर तक पिघल गई थी, साथ ही निश्चिंत हो गई। चलो माँ का बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। लेकिन 13वीं खत्म होते ही मीठी मुस्कान मीठी बातें सब ऐसे गायब हुई जैसे कभी थी ही नहीं। एक दिन वह माँ को मिलने गई थी। जब घर लौटने को हुई तो बाहर बूंदाबांदी शुरू हो गई। टेबल पर लंच लग रहा था। निखिल भैया बोले, मीता खाना खाकर जाओ, वैसे भी बाहर बारिश शुरू हो गई है। भाभी ने तपाक से जवाब दिया, ऐसी भी बारिश नहीं हो रही है। जब तक तेज़ होगी तब तक वह घर पहुंच जाएगी। जया भाभी के शब्द उसके कानों में पिघले शीशे की तरह उतर गए। नहीं भैया चलती हूँ, कहकर वह घर से बाहर निकल गई, लेकिन आंखें छलकने को व्याकुल हो रही थी। उसे अपनी चिंता नहीं थी, पर माँ का अशक्त बुढ़ापा एकाएक आंखों के सामने तैर गया। निखिल भैया का एक बेटे का स्वाभिमान माँ को उसके पास रहने नहीं देगा, और भाभी की चालाकियों के साथ माँ कैसे जी पाएंगी, जिनकी बातों को नकारना मुश्किल हो जाता है, लेकिन फांस की तरह अंदर तक धंस जाती है। पैसों की कमी नहीं थी माँ को, पर बुढ़ापा अगर पैसों के साथ बीत पाता तो शानदार फ्लैट्स में बंद बुजुर्गों की लाशें नहीं मिलती, बड़े घरों में नौकर बुजुर्गों की हत्या नहीं करते, 5 स्टार वृद्धाश्रम ना खुलते, 2-4 कद्दू और लौकी किसी को देने में ही हल्ला मचा देती है। वर्षों सब्जियां बांटी हैं, मेरा घर नहीं है क्या? माँ फिर उधड़ गई। पढ़ी लिखी जया भाभी की निम्न स्तर की सोच पर वह मन ही मन ऐसे शर्मिंदा हो गई जैसे यह उसकी खुद की सोच हो, लेकिन माँ को और उधेड़ना उसे उचित नहीं लग रहा था, इसीलिए बात टाल दी। कोई बात नहीं माँ, तुमने जब बांटनी थी खूब बांटी, कौन नहीं जानता इस बात को। लेकिन जब बाद में घर की स्थायी तौर पर रहने वाली मेड से पूछा तो उसने बताया, माताजी ने किचन गार्डन से थोड़ी सी कद्दू और लौकी निकलवाई थी। जया भाभी खूब गुस्सा हुई थी। किसके लिए निकलवाई थी? अपने छोटे भाई के लिए। राजू मामा आए थे मिलने। दिल खराब हो गया मीता का। माँ इस सब की मालकिन है अभी। जया भाभी की सोच छोटी सही, पर इस छोटी सी बात को भैया से कहकर कलह कोई नहीं करना चाहेगा। और भाभी की ये कारगुजारियाँ चालाकियाँ जो माँ के लिए बेहद अपमानजनक व मानसिक तौर पर पीड़ादायक होती है, कभी निखिल भैया के सामने नहीं आ पाती है, लेकिन सार्वजनिक रूप से जया भाभी का व्यवहार जब इस कदर बदल जाता है तो निखिल भैया से वे क्या कुछ नहीं कहती होंगी। मीता के मानस पटल पर
अनायास ही एक धृष्ट स्मृति आकर ठहर गई। एक बार निखिल भैया को अपनी नौकरी से विदेश जाने की संभावना बन रही थी, तो चाचा जी बोले थे, बहुत बढ़िया मौका है निखिल, पर जया भाभी को तो अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं कहाँ जा पाऊंगी चाचा जी, बुजुर्गों की जिम्मेदारी है मेरे ऊपर, भाभी तुरंत बोली थी। जबकि सच तो यह था कि वह अपनी जॉब नहीं छोड़ना चाहती थी। वह मतिभ्रम की स्थिति में भाभी का चेहरा देखती रह गई थी। पापा की जिंदगी तक एक सुरक्षात्मक छत थी माँ के ऊपर, जो अब उड़ गई थी और भाभी का मुंह खुल गया था। शांति प्रिय निखिल भैया कभी माँ का पक्ष लेकर बीवी को समझाते, तो कभी बीवी का पक्ष लेकर माँ को। जया भाभी को माँ के लिए एक कप चाय बनाने में भी कष्ट है। एक पैसा भी माँ पर उनका खर्च नहीं होता है, फिर भी वे माँ की उपस्थिति बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। लेकिन पापा की करोड़ों की प्रॉपर्टी से उन्हें कोई परहेज नहीं है। शाम को निखिल भैया माँ का एक्सरे करवा लाए। फ्रैक्चर नहीं था, मांसपेशियों की चोट थी। जानकर भैया व उसे दोनों को चैन मिला। उसने माँ को फ़ोन करके लेटे रहकर आराम करने की सलाह दी। भरे पूरे परिवार में माँ एकदम अकेली हो गई थी। माँ का उसके पास ज़्यादा रहना निखिल भैया को गवारा नहीं होता, क्योंकि यह बात उनकी सामाजिक छवि खराब करती है। लोग या रिश्तेदार क्या कहेंगे कि बेटे बहू के पास मन नहीं लगता, इसलिए बेटी के पास ज़्यादा रहती हैं। माँ भी इस बात से मन ही मन आतंकित रहती है कि कहीं बेटा बुरा ना मान जाए। फलस्वरूप माँ बेहद अकेली हो जाती हैं। माँ की मन स्थिति बेटी अच्छी तरह जानती है, लेकिन चाहते हुए भी कुछ ना बोल पाती है।